Hello everyone. Today's topic is the functions of marketing. Before studying the functions of marketing, firstly we know the meaning of marketing. Marketing is a comprehensive term and it includes all the resources and sets of business activities necessary to direct and facilitate the flow of goods and services from the producer to the consumer. Marketing is providing the right goods and services to the right people and at the right place, at the right time, at the right price, with the right communication and promotion. Marketing is a broader concept which includes all the human activities in relation to the market. For example, it includes product planning and development, buying and assembling, pricing and discounting, distribution and selling, branding and packaging, standardization and grading, transportation and warehousing, promotion and advertising, and financing and risk bearing, analysis of market in terms of its present and potential customer. This is the meaning of marketing. Now we are going to study the functions of marketing. There are four functions of marketing. First one is the research functions, second exchange function, third physical function, fourth facilitating function. Under the research function we are going to study the further two parts: marketing research, product planning and development. Under the buying exchange function we are going to study the two main functions: buying and assembling, second selling. Under the physical function we are going to study three types. First is our transportation, second storage and warehousing, third standardization and grading. Under the facilitating function there are several functions like branding, packaging, pricing, financing, advertising, risk bearing, after sales services. Firstly we are going to study the research function. रिसर्च फंक्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है और इसके अंदर जो मार्केटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम अपने कस्टमर को और उसकी नीड्स को कितना समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कितना प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कस्टमर के नीड्स वांट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होता है और डिक्रीज़ करना होता है। ये चीज़ हम रिसर्च फंक्शन के अंदर डिसाइड करते हैं। अब रिसर्च फंक्शन के अंदर मेनली टू फंक्शंस को परफॉर्म कराया जाता है। फर्स्ट आता है उसके अंदर मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से हम ये अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर पाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को चेक करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडिया, जो हमने एडवर्टीजमेंट करी होती है उसकी इफेक्टिवनेस को चेकआउट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट। फिर इसके अंदर हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, पैकेजिंग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमारे मार्केट में, ये सब हम मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की पैकेज डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल करवाते हैं, छोटी और बड़ी। ग्रेडिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, यहीं पे फिर हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि हम किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचा सकेंगे। मार्केटिंग रिसर्च पे ही हम ये स्टडी कर पाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस चल रही है हमारे कॉम्पिटिटर की। इसके अंदर फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सेकंड फंक्शन ऑफ रिसर्च फंक्शन का आता है ये प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी मार्केटिंग प्रोग्राम। जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो हर एक मार्केटिंग प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर जो मार्केटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है वो हमारे कस्टमर, हमारे मैन्युफैक्चर जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो कितना मैच आउट करता है हमारे इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर के। इसके अंदर हम मतलब वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे डिमांड में होता है हमारे कंज्यूमर की। इसके अंदर हम प्रोडक्ट प्लानिंग को देखते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने टाइप, डिज़ाइन और फॉर्म को डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे को कलेक्ट करी जाती है मार्केट रिसर्च के थ्रू। फिर हम इसमें पढ़ते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम डिसाइड करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं कलर के रिगार्डिंग, शेप के रिगार्डिंग, स्टाइल के रिगार्डिंग, साइज़, क्वालिटी और उन सब फीचर्स के रिगार्डिंग जो कि हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। मींस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके और हमारे मैन्युफैक्चर का ऑप्टिमम प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। Second functions of marketing is the exchange function. In the marketing, exchange means transfer of ownership. It is also known as merchandises function. Exchange मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का मतलब ये होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं कंज्यूमर को, जो तो हमारे प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्सचेंज फंक्शन के अंदर हम मेनली टू फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बाइंग एंड असेंबलिंग, सेकंड इज़ द सेलिंग। दोनों बहुत ही अलग अलग सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे बाइंग एंड असेंबलिंग।
बाइंग एंड असेंबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का आज के टाइम पे। इसके अंदर जो बाइंग और असेंबलिंग का फंक्शन है ये परफॉर्म करा जाता है सारे मार्केटर के थ्रू, लाइक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एट एक्स्ट्रा। इसके अंदर जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ सेलिंग डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ बाइंग। A manufacturer has to buy the raw material for the production. A wholesaler has to buy the product to sell them to the retailer. A retailer has to buy the product to be sold them to the customer. मीन्स यहाँ पे जो हमारी सेलिंग की एफिशिएंसी होती है वो हमारी बाइंग के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, वो इसलिए करता है कि क्योंकि उसके आगे डिमांड क्रिएट करी जा रही है होलसेलर के थ्रू। क्योंकि हमारी सेलिंग का कोई भी मतलब नहीं है जब तक अगर हम परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी परचेज़ कर रहा है तभी तो आगे जाके सेल कर पा रहा है। ऐसे ही होलसेलर जब तक मैन्युफैक्चरर से कुछ भी परचेज़ नहीं करेगा तो वो सेल नहीं कर पाएगा रिटेलर को कुछ भी। ऐसे ही फिर रिटेलर जब तक परचेज़ नहीं करेगा होलसेलर से तो वो भी कंज्यूमर तक नहीं कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो इसके अंदर मेनली हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो सेलिंग डिपेंड करती है वो हमारी हमेशा सेलिंग डिपेंड करती है, जो हमारी सेलिंग हमेशा डिपेंड करती है बाइंग के ऊपर। जब तक हम कुछ भी परचेज़ नहीं करेंगे तो हम आगे सेल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर मेनली मार्केट को कुछ फंक्शंस को ध्यान रखना होता है जिसमें जो कि परफॉर्म करे जाते हैं बाइंग के अंदर, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, फाइंडिंग द न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, प्लेसिंग द ऑर्डर, रिसीविंग द प्रोडक्ट। फिर असेंबलिंग को देखते हैं हम। असेंबलिंग एक डिफरेंट मीनिंग रखता है बाइंग से। असेंबलिंग का मतलब होता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हम डिफरेंट सोर्सेज से अपने प्रोडक्ट की परचेज़ करते हैं, फिर अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं। फिर जब इसकी कंज्यूमर के थ्रू डिमांड करी जाती है तो उसको हम कंज्यूमर तक अवेलेबल करवा देते हैं फॉर द कंजप्शन पर्पज़। ये जो मेनली फंक्शन परफॉर्म करा जाता है असेंबलिंग वाला, ये मिडल मैन के थ्रू करा जाता है। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेलिंग का फंक्शन। सेलिंग के अंदर हम यही देखते हैं, सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज के टाइम पे। सेलिंग की हेल्प से ही एक फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाती है और वो ऑब्जेक्टिव्स भी वो अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही अचीव कर पाती है। सेलिंग के अंदर जो आजकल है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो चुका है। इसके अंदर बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे एक प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल हम अगर टूथपेस्ट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कोलगेट भी अवेलेबल होती है, उसके बाद क्लोजअप भी अवेलेबल होती है। अगर एक कस्टमर को कोलगेट नहीं मिल रही तो वो उस टाइम पे क्लोजअप परचेज़ कर लेता है। तो ये बहुत ही क्लोजली सब्सटीट्यूट्स होते हैं जो, तो इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको अपनी स्टॉक अपना मतलब मेंटेन करके रखना होता है और फिर सेलिंग पर्पज़ के लिए उसको अवेलेबल करवाना चाहिए होता है टाइम टू टाइम। जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, जब तक अपने कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई ना कर सके। क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है इन दी मार्केट तो फिर उसका जो कस्टमर है वो स्विच ऑन कर देगा दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अंदर मेनली ये कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर को स्टडी करना पड़ता है, फिर उनको परस्यूइंग करना पड़ता है, उनको परस्यू करना पड़ता है अपने मतलब प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट प्रमोशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। मीन्स सेलिंग के अंदर अपने क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इसके अंदर अपने डिमांड क्रिएट करवानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के अंदर। सेलिंग के अंदर हम अपने चैनल को भी डिसाइड करते हैं किसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंटली परफॉर्म करे जाते हैं सेलिंग के अंदर। फिर उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन आता है मार्केटिंग फंक्शन के अंदर, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। ये फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ये फंक्शन बहुत ही मतलब रिलेटेड होता है क्रिएशन ऑफ द प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हम फिज़िकल ट्रांसफ़र करते हैं अपने गुड्स का मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। इसके अंदर मेनली हम टू फंक्शंस स्टडी करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज़ द स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं कि
ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो हम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही हम अपने प्रोडक्ट को असेंबल कर पाते हैं, फिर डिस्पेयरिंग कर पाते हैं। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है सेल करना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और द कंज्यूमर। आजकल के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं, लाइक रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन नेट एक्स्ट्रा। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर मेनली मार्केटिंग मार्केटर को यही डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन यूनिट से कंजप्शन यूनिट तक पहुंचा सकेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर सेकंड फंक्शन आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर हम वही इन्वॉल्व करते हैं कि जो हम अपने प्रोडक्ट को होल्ड करके रखते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन टाइम टू द कंजप्शन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वीट को प्रोड्यूस कर दिया है अप्रैल में, बट उसका कंजप्शन तो हम पूरा साल करेंगे, तो वो जब पूरा साल कंजप्शन करने के लिए उसको स्टोर भी तो करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता है स्टोरेज का। वेयर हाउसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। वेयर हाउस इज़ अ प्लेस वेयर द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड सेफली। मतलब वेयर हाउस एक वो जगह है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेफली सेफ रख सकते हैं। इसके अंदर मेनली जो हमारा 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज, पब्लिक वेयर हाउसेज, बॉन्डेड वेयर हाउसेज। प्राइवेट वेयर हाउसेज वही होते हैं जो कि हमारे खुद के होते हैं कंपनी के, और पब्लिक वेयर हाउसेज जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। तो मेन स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम पे इन दी मार्केटिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थर्ड फंक्शन आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी। मीन स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम अपने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं कि हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, किस टाइप की क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी हम प्रोवाइड करेंगे। मेजरमेंट करते हैं हम, इसके अंदर साइज़ डिसाइड करते हैं हम अपने प्रोडक्ट का। फिर इसके अंदर हम ग्रेडिंग देखते हैं। ग्रेडिंग भी एक सेपरेट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। मतलब ग्रेडिंग के अंदर हम वही जब से ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना के रखते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग्स को डिसाइड करते, ग्रेडिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे कि जब कभी हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो हम चेकआउट करते हैं कि रेटिंग क्या जा रही है हमारे प्रोडक्ट की जो हम परचेज़ करने वाले हैं। तो फिर वो जो 5 स्टार 6 स्टार्स जो होते हैं, तो उससे हमारे को पता लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हो जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उसकी जो कंपनी जो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है वो कितनी एफिशिएंटली, कितनी इफ़ेक्टिव कर रही है, कितनी अच्छी प्रोवाइड करी जा रही है। मतलब ये एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है मार्केटिंग में ग्रेडिंग का फंक्शन। जितनी ज़्यादा ग्रेडिंग के अंदर वही सब क्वालिटीज़ को डिसाइड करते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रेडिंग प्रोवाइड करी जाएगी प्रोड्यूसर के थ्रू, तो उतनी ज़्यादा ही उसकी मार्केट में अच्छी इमेज क्रिएट होती जाएगी। Grading means the division of the product into the classes made up of the unit possessing similar characteristic of the size and quantity. ग्रेडिंग मीन्स सेपरेटिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। जो हमने डिसाइड करे होते हैं स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं ग्रेडिंग के अंदर। अब हमारा फोर्थ फंक्शन आता है मार्केटिंग फंक्शन के अंदर, फैसिलिटेटिंग द फंक्शन। इसके अंदर हम 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस स्टडी करेंगे। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे। इस फंक्शन के अंदर हम बहुत ही इजी प्रोसेस देखते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंजप्शन यूनिट तक प्रोवाइड कर सके, और जिससे कि हमारा कंज्यूमर बहुत ही इजीली मतलब हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट फंक्शन स्टडी करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर हम यही मतलब ब्रांडिंग के अंदर हम यही करते हैं कि जो कि ब्रांडिंग के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम दे देते हैं, एक टर्म दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, डिज़ाइन दे देते हैं। जो मेन एम होता है ब्रांडिंग का यही होता है कि अपने प्रोडक्ट को डिफरेंटली शो करना अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से। ये हमारे कंज्यूमर को इजीली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को सिमिलर प्रोडक्ट से।
क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है मार्केट में, तो फिर हमारे कंज्यूमर को तो के लिए तो बहुत वैराइटीज़ अवेलेबल है, तो उन वैराइटीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होता है हमारे प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को जो कि उसको यूज़ करना है। तो वो सब चीज़ें ये जो हमारे कस्टमर है वो ब्रांड नेम के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किस ब्रांड के अंदर क्या क्वालिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है। तो उसी के बेस पे फिर वो आगे जाके इन फ्यूचर परचेज़ करते हैं जिस ब्रांड के अंदर उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मेन एम यही होता है ब्रांडिंग का कि अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटली शो ऑफ करना फ्रॉम दी कंपटीटर। फिर उसके अंदर हम सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर भी हमारा मेन फंक्शन यही परफॉर्म करा जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस किस तरह से पैक्ड करते हैं, किस कंटेनर में रखते हैं, किस रैपर में पैक करके रखते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपने कस्टमर को इजीली प्रोवाइड कर सके अपना प्रोडक्ट, जो हमारा कस्टमर है वो किस इजीली हैंडल कर पाए हमारे प्रोडक्ट को। पैकेजिंग का मेन फंक्शन ये भी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट की फ्रेशनेस को मेंटेन कर सकें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन ना जाने दें। पैकेजिंग की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट की एडल्ट्रेशन होने से बचा सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द अदर ऑफ द कॉम्पिटिटर। मतलब ये हमारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएटली भी शो ऑफ करता है पैकेजिंग हमारे कंज्यूमर को इस तरह भी हेल्प करता है कि हम पैकिंग के ऊपर अपने सारी चीज़ इंटीग्रेंट्स वगैरह सब कुछ लेबल सब कुछ मार्क कर देते हैं अपने पैक्ड पे के ऊपर। अगर हमारी अच्छी पैकिंग होगी तो हमारे कंज्यूमर अट्रैक्ट होएगा। हम पैकिंग भी अकॉर्डिंग टू दी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर करी जाती है। पैकिंग के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ डिसाइड करते हैं। पैकिंग के लिए हम डिफरेंट अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे को पैकिंग के अंदर जो है क्या नाम लेते हैं प्रोडक्शन होती है हमारे प्रोडक्ट की, ये एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है पैकिंग, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है। जैसे सेल्समैन हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट बोल के करता है, हमारे फीचर्स बताता है कस्टमर को कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, तो हम ये सब चीज़ें हम पैकिंग के ऊपर अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, फिर हमारा MRP आ जाता है। फिर हमारे क्या नाम लेते हैं जो कि क्या नाम हैं बहुत ही मतलब क्वालिटीज़ को भी शो करता है, हमारे फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट के वो भी हम पैकिंग के ऊपर अवेलेबल करवा देते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट में भी हेल्प करता है। ये इंक्रीज़ करता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। पैकिंग के कारण हमारा जो कस्टमर है वो इजीली अवेलेबल कर लेता है और इजीली हैंडल कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्राइसिंग का। प्राइसिंग के अंदर हम अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइजेस को डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग भी हमारे डिफरेंट होते हैं। देयर आर मैनी प्राइजेस टू डिसाइड होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, यूनिट प्राइस जो अलग होता है, रिटेल प्राइस अलग होता है, होलसेल प्राइस भी अलग होता है। क्योंकि यूनिट प्राइस होता है जो यूनिट प्राइस के अंदर तो हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करके अपना मार्जिन रख के जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो रखता है। फिर आगे वो होलसेल को प्राइस कर देता है, होलसेलर को सेल कर देता है। तो होलसेलर अब अपना प्राइस अलग से डिसाइड करता है, क्योंकि होलसेलर ने जितने भी उसको परचेज़ करा उसके अंदर वो अपना 10 to 5% प्रॉफिट का मार्जिन रख के फिर आगे उसको रिटेलर को सेल करता है। फिर रिटेलर ऐसे ही उसके अंदर अपना 10 to 5% का मार्जिन रख के फिर आगे सेल करता है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट फिर ऐसे रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे प्राइसेस को डिफरेंटली डिसाइड करा जाता है। इसके अंदर जब हम प्राइसेस को डिसाइड करते हैं तो इसके अंदर हमारे को कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी कॉस्ट आई है, जो हमने सर्विस ऑफर करी जा रही है वो कितना रुपीज़ की है। फिर हम अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखते हैं, कॉम्पिटिटर्स को प्राइसेस को भी ध्यान में रखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी, मार्केटिंग पॉलिसीज़ को भी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को भी, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट को भी। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो हम अपने प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो हम अपने प्राइसेस को भी डिक्रीज़ करेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे फेवर में हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अनफेवरेबल हैं तो उस हिसाब से हमारे प्राइसेस को डिक्रीज़ करना पड़ता है और इंक्रीज़ करना पड़ता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि जब हम राशन परचेज़ करते हैं राशन डिपो से, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो राशन कार्ड पे राशन प्रोवाइड करती है, तो वो अपना जो प्रॉफिट जो अपना क्या नाम लेते हैं
प्राइस डिसाइड करती है प्रोडक्ट का, वो बहुत ही रीज़नेबल होता है। और वो क्यों रीज़नेबल होता है? क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करा जा रहा है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बट जब वही चीज़, वही प्रोडक्ट हम अगर जर्नल स्टोर से परचेज़ करते हैं तो फिर उसके अंदर हमारे को हाई प्राइजेज़ पे करने पड़ते हैं, जो क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके सेल करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को डिसाइड करना पड़ता है। गवर्नमेंट तो अपने सोशल वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, बट जनरल स्टोर वाले तो अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए बैठे हुए हैं, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करके उसके बाद सेल करते हैं। तो मतलब ये सारा प्राइसिंग पॉलिसी के भी अंदर ध्यान रखना होता है। मतलब प्राइसिंग भी आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे को वही चीज़ गवर्नमेंट रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड करवा रही होती है, बट प्राइवेट सेक्टर उसको दूसरे रेट पे प्रोवाइड करवा रहा होता है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस को भी डिसाइड करने के लिए हमारे को मार्केटिंग के अंदर ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर फोर्थ फंक्शन आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज़ द लाइफ एंड द ब्लड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो फाइनेंसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग के टाइम पे। बिना फाइनेंस के कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। देखो, हमने देखा ही होगा कि जब हमारा बिज़नेस लार्ज साइज़ का होता है तो हमारे को ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारा बिज़नेस स्मॉल साइज़ पे होता है तो हमारे को कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे को अपने बिज़नेस ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी फर्म बिना फाइनेंस के लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर सकती मार्केट के अंदर। इट ऑल्सो रिक्वायर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर बायर्स। हम देखते भी हैं जो हमारे रेगुलर बायर्स होते हैं मार्केट के अंदर, हम उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे पास जब फ़ंड ही नहीं होंगे तो हम क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल हैं तो हम आगे से परचेज़ कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास फ़ंड्स ही नहीं होंगे तो हम परचेज़ भी नहीं कर पाएंगे, परचेज़ नहीं कर पाएंगे तो आगे सेल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे को फ़ंड्स भी मेंटेन करके रखने पड़ते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए। तो मतलब क्रेडिट फैसिलिटी में भी फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फाइनेंसिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर फिफ्थ पॉइंट आता है एडवर्टीजिंग का। एडवर्टीजिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रोल प्ले कर रहे हैं आज के टाइम पे। हमने जनरली देखा ही होगा जब हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तो हमारे कस्टमर को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो फिर जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी तो तब तक वो प्रोडक्ट परचेज़ भी नहीं करेगा। तो आज के टाइम पे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हम अपना कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो हम अपनी एडवर्टीज़मेंट की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को बारे में हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसके फीचर्स को बताते हैं थ्रू दी एडवर्टीज़मेंट। तो मतलब आज के टाइम पे जो एडवर्टीज़मेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट। मतलब एडवर्टीज़मेंट की हेल्प से हम अपने नए प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयर कर पा रहे हैं। उसको हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को, क्वालिटी को, प्लेस को जहाँ से वो परचेज़ कर सकता है, ये सब चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीज़मेंट उनको घर बैठे बता पा रहे हैं। एडवर्टीज़मेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी मार्केटिंग। एडवर्टीज़मेंट तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी। मॉडर्न टाइम के अंदर तो एडवर्टीज़मेंट के बिना मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई मार्केटिंग के अंदर एडवर्टीज़मेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर सिक्स पॉइंट आता है रिस्क बियरिंग। बिजनेस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ रिस्क। जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है वो रिस्क से भरा हुआ है। अनफॉर्चुन कंडीशन एंड अनसर्टेनिंग गिव्स राइज टू रिस्क। मतलब कुछ भी कभी भी अनसर्टेन हैपन हो सकता है। तो यहाँ पे अ मार्केटर हैज़ टू फेस द रिस्क ड्यू टू। एक मार्केटर को बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ जाता है इन कुछ रीजंस के कारण, जैसे चेंज इन डिमांड। मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, तो हम अपने फिर क्या करेंगे, हमारे को रिस्क आ गया। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो हम उसको ना ही तो सेल कर पाएंगे किसी को, तो इसके कारण हमारे को अपने प्राइसेस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बिज़नेस को लॉस हो रहा है, ठीक है।
फिर ऐसे ही चेंज इन द फैशन, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है लेकिन अब फैशन में चेंज आ गया है तो अब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, हमारे प्राइजेज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं। चेंज इन डिमांड और फैशन के कारण हमारे प्राइजेज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए कंपटीशन भी बहुत बड़ा रिस्क है। फिर हमारी न्यू इनोवेशन, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो हमारे जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होते जा रहे हैं उनको फिर क्या नाम हैं हमारे कंज्यूमर कम परचेज़ करते हैं। अगर कंज्यूमर की हैबिट्स में चेंज आ जाता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है तो भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो सकती है। मतलब ये कुछ रिस्क हैं जिनके कारण हम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं इन दी मार्केटिंग। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग। अगर हम अपना मार्केटिंग की हेल्प से हम बच सकते हैं, क्योंकि हम अगर हम ऑन डेली बेसिस पे अगर हम अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को चेकआउट स्टडी करते रहें, इनमें से कुछ ऐसे भी रिस्क होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे रिस्क ऑफ द फायर थेफ्ट होता है, उनको थोड़ा बहुत अवॉइड करा जा सकता है, बट ये चेंज इन डिमांड फैशन होता है, इनको अवॉइड नहीं करा जाता। तो इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट के लिए मतलब फ़ोरकास्टिंग करनी चाहिए, प्लानिंग और फ़ोरकास्टिंग प्रॉपर मेंटेन करके चलनी चाहिए मार्केटिंग के अंदर। तो रिस्क बियरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर। फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंदर 7वां पॉइंट आता है हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज का मीन्स ये होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो उसके बाद भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। जो आज का मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है उसके अंदर हमारा मार्केटिंग फंक्शन डू नॉट एंड ऑन द सेल। जो मार्केटिंग फंक्शन हमारा सेल के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि रादर दे कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल सर्विसेज, वो सेल सर्विस के बाद भी चलता रहता है। मार्केट में प्रोवाइड करे जाते हैं नंबर ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, गारंटी, वारंटी, फ्री रिपेयर सर्विसेज, फाइनेंसिंग फैसिलिटी एट एक्स्ट्रा। मीन्स यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर, जैसे कि हम अब आज मान लें हमने कोई नया टीवी परचेज़ करा है, तब उसके साथ हमारे को कुछ होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिली है, फिर उसके अंदर हमारे को गारंटी मिली है, वारंटी मिली है, फ्री होम रिपेयर सर्विसेज। मान लो 2 महीने बाद उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो हम सर्विस सेंटर को कॉल करके हम बुला लेते हैं, वो चेकआउट कर जाते हैं। तो ये सब क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। फाइनेंसिंग फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी क्या है, इसके अंदर फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मीन्स है यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जैसे हम अपना प्रोडक्ट है जो इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज़ करके आते हैं तो वो क्या है, सेल के बाद भी तो वो सर्विसेज दे रही है हमारे को कंपनी, जो कि हम उसको बाद तक पेमेंट कर पा रहे हैं। तो आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग के अंदर। दिस सर्विसेज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। ये जो सारी सर्विसेज हैं, होम डिलीवरी, गारंटी, वारंटी, रिपेयर सर्विसेज, फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज हैं और ये सब सर्विसेज बहुत ही इम्प्रूव कर रही हैं आज के टाइम पे मार्केटिंग फंक्शन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.